राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। गोबर का महत्व खास करके हमारी गौ माता का गोबर जो है उसका महत्व और कीमत निरंतर बढ़ रही है। इतनी कीमत बढ़ रही है क्योंकि जिसकी जानकारी सहजता से हमें मालूम नहीं चलती। क्योंकि गाय के अंदर जितने रसायन रहते हैं, जितने केमिकल रहते हैं, जितने तत्व रहते हैं और उनकी जानकारी जैसे जैसे सामने आ रही है, जानकारी सामने नहीं आ रही, उनकी उपयोगिता का पता चल रहा है, वैसे ही इसका महत्व बढ़ता चला जा रहा है और इसी के अनुसार इसकी कीमत और इसकी डिमांड भी बढ़ रही है। इस विषय को थोड़ा आगे बढ़ाएं उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपके साथ में है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। और यदि आपके सर्कल में, आपके मित्र मंडल में गौ सेवक हैं, गौ पालक हैं, गौ में रुचि रहने वाले मित्र हैं तो उन तक भी मेरे इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो हाँ, गोबर का महत्व बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, विशेषकर गाय के गोबर का, देसी गाय के गोबर का। लेकिन गोबर तो हर पशु का मिल जाता है, उसका भी महत्व बढ़ रहा है। लेकिन गाय के गोबर की विशेषता है क्योंकि इसके अंदर, इसके गोबर के अंदर जो रसायन तत्व रहते हैं, जो उपयोगी पदार्थ रहते हैं, उनकी अपनी एक विशेषता रहती है। क्योंकि इनमें जो विशेषता है वैसी विशेषता अन्य गोबरों में नहीं है। इसलिए गाय के गोबर की विशेषता के आधार पर इसकी डिमांड और इसकी कीमत निरंतर बढ़ती चली जा रही है। गाय का गोबर बहुत तरीके से काम आ रहा है। सामान्यतः हम खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, बायोगैस के रूप में प्रयोग करते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सन 2005 से पहले भारत में करीब 15 लाख से ज़्यादा छोटे बड़े बायोगैस प्लांट थे, यद्यपि वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन यदि बात चाइना की करें, ब्रिटेन की करें, अमेरिका की करें और कई अन्य देशों की करें तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी की जो आवश्यकता है उसका काफ़ी हिस्सा बायोगैस प्लांट से प्राप्त किया जाता है। वहाँ बहुत सारे घरों में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में बायोगैस की उपयोगिता से काम चलाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ धीरे धीरे बायोगैस के जो प्लांट थे वो फेल होते चले गए। कारण कुछ भी रहूँगा, इस पर डिस्कशन फिर कभी दूसरे वीडियो में करूँगा। लेकिन गोबर का प्रयोग बायोगैस के रूप में भी किया जाता है। गोबर की उपयोगिता खाद के रूप में भी है और खाद के रूप में यदि उपयोगिता को समझेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। हमारे यहाँ तो छोटे मोटे स्केल पर गाय के गोबर का खाद के रूप में या वर्मी कंपोस्ट के रूप में उपयोग होता है। लेकिन पश्चिम के जो अति संपन्न देश हैं, अति विकसित देश हैं, वहाँ तो धीरे धीरे इस वर्मी कंपोस्ट खाद की जो प्रोडक्शन है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वहाँ बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं, चाहे बात जो न्यूजीलैंड की जाए, अमेरिका की जाए, ब्रिटेन की जाए या फिर पश्चिम के अन्य विकसित देशों की जाए। हर देश में गाय के गोबर से या पशुओं के गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। यद्यपि हमारे यहाँ अभी भी यूरिया के पीछे, DAP के पीछे हम पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों को विशेषताओं का पता ही नहीं चलता है। हमें जो बता दिया जाता है हम उसको पकड़ लेते हैं। और गाय की उपयोगिता सिर्फ बायोगैस या फिर खाद के तक सीमित नहीं है, गोबर की उपयोगिता तो इससे बहुत आगे है। और इन सबको जानकर आपको आश्चर्य होगा। और यदि आप इस क्षेत्र में जाएंगे तो आपके पास अपार संभावना है क्योंकि औषधि के रूप में भी इसको प्रयोग किया जा रहा है, खाद के रूप में भी प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ में इस गोबर से जो तत्व निकाले जाते हैं, खास करके गोबर के दो भागों को विभाजित कर सकते हैं। इसका एक ठोस भाग है जो सेलुलोज से बना रहता है, वो जो खनिज तत्व के जो सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, उससे निर्मित होता है। और गोबर का दूसरा भाग है जिसको तरल भाग कहते हैं, उसमें भी सैकड़ों तरह के रसायन रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं, हार्मोन्स रहते हैं। और सबसे अच्छी प्रमुखता तो ये है कि उसमें बहुत सारे तरह के तो बैक्टीरियास रहते हैं, मित्र बैक्टीरियास रहते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं बैक्टीरियास की उपस्थिति से गोबर से बायोगैस का उत्पादन होता है। इन्हीं रसायनों की विद्यमानता से इनके औषधीय गुण यथावत रहते हैं। इन्हीं जो एंजाइम्स हैं, बैक्टीरियास हैं, इससे गोबर की उपयोगिता निरंतर बढ़ती चली जा रही है। यद्यपि हमें एक स्मृति के आधार पर तो पता है कि गोबर में कितनी अद्भुत क्षमता है, लेकिन यथार्थता हम उस पर प्रयोग कार्य नहीं कर पाते। इसलिए हमारे लिए गाय के गोबर की कोई महत्वता नहीं है। लेकिन यदि आप सही रूप से, मूल प्रायोगिक रूप से गाय के इन
तत्वों के बारे में जान लें तो आपके पास बहुत बड़ा क्षेत्र है। मेरे पास क्योंकि बहुत लोग औषध रूप में गाय के गोबर का प्रयोग करना चाहते हैं, खास करके गाय के जो गोबर का जो तरल हिस्सा है उसका उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन उनको सहजता से उपलब्ध नहीं होता। ऐसे फ़ोन मेरे पास बड़े बड़े शहरों से आते हैं, तो बड़े बड़े शहरों में तो गाय की उपलब्धता ही नहीं है। तो ऐसे में वो अपनी इच्छा को दबा के रख लेते हैं। लेकिन आपके पास इतना बड़ा क्षेत्र है, यदि उन लोगों की आवश्यकता को पूरा कर सकें तो आप गाय के गोबर को निरर्थक नहीं जाने देंगे। आप गाय के गोबर से उपले बना के या छोटे मोटे काम करके उसको निपटाने का प्रयास नहीं करेंगे। आपको फिर गौशाला चलाने के लिए, गाय की सेवा करने के लिए चंदा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप गाय के गोबर से उन रासायनिक तत्वों को अलग करना सीख लें, उन तत्वों की जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है उसमें बहुत मांग है। तो गाय के गोबर का जो मैंने विभाजन किया है सॉलिड भाग का, सॉलिड में सेलुलोज रहता है और सेलुलोज की कई किस्में हैं। नैनो सेलुलोज का उपयोग तो आजकल ब्लड प्रूफ जैकेट बनाने में हो रहा है, प्लाईवुड बनाने में हो रहा है, बोर्ड बनाने में हो रहा है, गत्ते बनाने में हो रहा है, कपड़े बनाने में हो रहा है और कई तरह के बर्तन बनाने में हो रहा है। बर्तन वो नहीं कि जो गोबर जैसे दिखाई देते हैं, बर्तन जो पौन चाइना को मुकाबला देने की स्थिति में है, जो चांदी जैसा प्रभाव दिखाते हैं। ऐसे रसोई के बर्तन बनाने में गाय के नैनो सेलुलोज का प्रयोग हो रहा है। नैनो सेलुलोज के प्रयोग और भी बहुत सारे हैं। सेलुलोज के माध्यम से जो जटिल सेलुलोज है, इसे साधारण सेलुलोज कहते हैं, उसके माध्यम से तो हम ईंट बना रहे हैं, पेंट बना रहे हैं, कलर बना रहे हैं, पेपर बना रहे हैं। ऐसे सेलुलोज के बहुत सारे उपयोगिता हैं। इसी सेलुलोज के माध्यम से बायोगैस भी उत्पन्न की जाती है, क्योंकि सेलुलोज में जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बनिक पदार्थ रहता है। इसी की फर्मेंटेशन गोबर के विद्यमान दूसरे जो बैक्टीरियास हैं, दूसरे जो एंजाइम्स हैं वो करते हैं। लेकिन जो गोबर का दूसरा भाग है, जिसको तरल भाग कहते हैं, उसमें तो ऐसे ऐसे तत्वों का पता चला है। सामान्यतः जो तरल भाग है वो कई तरह के मिश्रणों से बना होता है। इसमें सैकड़ों तरह के तो सक्रिय रसायन रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं, विटामिन्स रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, बैक्टीरियास रहते हैं, हार्मोन्स रहते हैं और इनसे इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, क्योंकि इन्हीं एंजाइम पे तो खाद की गुणवत्ता प्रभावित होती है। क्योंकि उस रसायन तरल में बैक्टीरिया फिक्सिंग जो मिनरल्स फिक्सिंग बैक्टीरियास रहते हैं, ये नाइट्रोजन की उत्पादकता करते हैं। जो व्यर्थ पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ हमारे खेतों में पड़े हुए हैं, तो गोबर के यही तरल, यही एंजाइम्स उस अवशिष्ट भाग का डिकम्पोज करके ह्यूमस तैयार करते हैं, उसमें से खनिज तत्वों को अलग करने का कार्य करते हैं। यही गोबर के तरल भाग के एंजाइम्स जो हैं, अपनी सक्रियता के माध्यम से हमारी पृथ्वी की जो निष्क्रियता हो गई है, हमारी जो भूमि है वो अनुपजाऊ हो गई है, हार्ड हो गई है, कठोर बन गई है, उसमें दोबारा से सक्रियता और सामान्यता लाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो कठोरता है उसका कोई हमारे पास हल नहीं है, उसको सिर्फ गाय के गोबर में विद्यमान जो रसायन ही तोड़ने की क्षमता रखते हैं। इसलिए आपके खेतों की जो हार्ड भूमि है, सख्त भूमि है, जिसमें हल चलाना आपके लिए मुश्किल हो गया है, ट्रैक्टर से जोतने में भी आपको मुश्किल आती है, उसको सॉफ्ट करने का कार्य सिर्फ ये रसायन कर सकते हैं। तो तरल भाग में तो बहुत सारे पदार्थ हैं। इन्हीं तरल भागों में ऐसे बैक्टीरियास रहते हैं, यदि इनको आप अलग करना सीख लें, इसके लिग्निन पार्ट को अलग करना सीख लें, तो लिग्निन की इंडस्ट्रियल क्षेत्र में इतनी आवश्यकता है, इतनी ज़रूरत है कि आप उसकी आपूर्ति नहीं कर सकते। क्योंकि इस लिग्निन का, इस गोंद का ही प्रयोग बहुतायत से हो रहा है, सरेस बनाने में हो रहा है, प्लाईवुड इंडस्ट्री में हो रहा है और पता नहीं पेंट इंडस्ट्री में हो रहा है। जो आप पेंट करते हैं ना अपने दीवारों पर, उसके अंदर भी इसी लिग्निन का प्रयोग हो रहा है। और लिग्निन में एक और गुण है, वो गुण ये है कि आप इस लिग्निन का लिक्विड अपने खेत की ऐसी भूमि में डाल दिए जहाँ कुछ पैदा ही नहीं हो रहा है, वो या तो एसिडिक भूमि बन गई है या क्षारीय भूमि बन गई है, वहाँ आप सोच रहे हो कि कुछ उपज नहीं होना। ऐसे हमारे खेतों में बहुत सारे इससे बन जाते हैं। वैसे भी देखा जाए तो हमारे देश की 13% से ज़्यादा भूमि अब बंजर हो चुकी है। तो ऐसी बंजर भूमि में कुछ पैदा तो नहीं होता, लेकिन गाय के गोबर के इस लिग्निन भाग में ऐसी क्षमता है कि उस बंजर भूमि को उपजाऊ बना सकता है। दूसरा, इस गोबर के इस तरल भाग में ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे रसायन हैं जो
आपके भूमि की जो पानी को सोखने की क्षमता है उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसलिए आपके फसलों में पानी की सिंचाई कम आवश्यकता पड़ती है, आपकी जो फसल है कम पानी से विकसित हो जाती है। तो ये कार्य भी गाय के गोबर के तरल भाग से कर सकते हैं। तो आप इन तरलों को स्वतंत्र, आप ऐसे तो गोबर को पूरा डाल के ही गोबर गैद खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि उसके तरल भाग को इकट्ठा कर लिया जाए तो फिर इतनी मात्रा में गोबर की खाद की आवश्यकता नहीं होती। और इन एंजाइम्स और बैक्टीरियाज में एक अद्भुत क्षमता रहती है, इनको उचित माध्यम मिले तो वो उसी माध्यम में होकर अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। यानी कि यदि आपको अपने 1 एकड़ भूमि में खाद देने के लिए, कंपोस्ट खाद देने के लिए 10 क्विंटल खाद की ज़रूरत है, कम से कम 10 ट्रॉली खाद की ज़रूरत है। आपके पास इतनी क्षमता नहीं कि 10 ट्रॉली खाद आपके खेतों में डल सके। तो ऐसे में आप जो खाद के जो प्रमुख तत्व हैं उनका एक डिब्बा खरीद के अपने खेतों को खाद के बराबर आप उसमें पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि जो एक डिब्बी एंजाइम्स और बैक्टीरियाज आप अपने खेत में प्रयोग करेंगे वो आपके खेत में पहुंचते ही सक्रिय हो जाएंगे और अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देंगे। उनको अपशिष्ट चाहिए, खेतों का जो अपशिष्ट है, व्यर्थ पदार्थ है वो चाहिए, या फिर अपने को विकसित करने के लिए एक अन्य माध्यम चाहिए। तो उससे ही खाद की पूरी उपलब्धता आपका एक डिब्बा जो बैक्टीरियाज हैं या एंजाइम्स हैं पूरा कर सकते हैं। तो इनको सीखिए। आप यदि गाय के गोबर की सही उपयोगिता जान लें, सही प्रयोग करना जान लें, तो फिर आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक हमारी देसी गाय प्रतिदिन 7 से 10 किलोग्राम के आसपास गोबर त्याग करती है। एक सामान्य जो अच्छी स्वस्थ गाय है उसकी गोबर की औसत क्षमता तो 10 केजी से ज़्यादा रहती है। मूत्र त्याग की क्षमता भी देखें तो एक स्वस्थ गाय 4 से 4.5 लीटर के आसपास गौमूत्र का त्याग करती है। और ये दोनों ही यदि आप सही रूप से गाय के गोबर का प्रयोग कर लें तो एक गाय की गोबर कीमत 1,500 से लेकर 4,500 रुपये आसपास आती है। यद्यपि क्योंकि आप उपयोगिता नहीं जानते, आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, तो या तो आपका गोबर व्यर्थ हो जाता है या फिर आप उसको ढेर लगा देते हैं खाद के रूप में या व्यर्थ पदार्थ के रूप में, और फिर उसे अपने खर्चे से उस ढेर को बाहर फेंकने का प्रयास करते हैं क्योंकि आपके लिए उपयोगिता नहीं है। या फिर आप छोटी मोटी कोई दवाई, कोई दिए, कोई ईंट, कोई ऐसी चीज़ या उपले बना के फिर उसका प्रयोग करते हैं। उसमें श्रम ज़्यादा है, कीमत नहीं है। लेकिन यदि आप उसी गोबर की उपयोगिता सही रूप से जान लें तो आप उसी गोबर के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर सकते हैं और गाय माता की सेवा भी अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। तो ये बहुत